Hello Vichapari, this is Vibhuti Khare, your science educator. Welcome to my channel Science Club by Vibhuti मैम। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ क्लास 10th बायोलॉजी के टॉप 25 असर्शन रीजन क्वेश्चंस। आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे पता है कि मेरे बच्चों की जो तैयारियां हैं ना हाफ ईयरली एग्जाम्स की, वो बढ़िया चल रही हैं, फुल ऑन चल रही हैं। तो बस बेटा इन्हीं प्रिपरेशंस को एक सही डायरेक्शन देने के लिए, आप ये बोल सकते हो कि इन्हीं प्रिपरेशंस को एक बढ़िया सा बूस्ट देने के लिए ये वीडियो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में ना देखो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में बायोलॉजी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इन्हीं दोनों चैप्टर्स के आज मैं आपको कुछ बेहतरीन असर्शन रीजन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सवालों का ये एक ऐसा टाइप है जिससे बच्चे मोस्टली बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, डरते इसलिए हैं क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चंस ना कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब ए मार्क करना है या बी मार्क करना है मैम, इसी में हम उलझ के रह जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो पैटर्न है क्वेश्चंस का ये थोड़ा तो कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर आपको सही ट्रिक पता चल जाए असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो फिर ये सवाल आपको परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको ट्रिक बता दूंगी और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि आज जो मैं आपको सवाल बता रही हूँ बेटा, इन सवालों को अगर आपने सारे सवाल लगा लिए तो फिर आपको बायोलॉजी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स के और असर्शन रीजन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जलवा है अपना। एनीवेज चलो, तो टारगेट मैंने सेट कर दिया है, जोक्स अपार्ट, टारगेट सेट कर दिया है और अब इस टारगेट को हमें अचीव करना है। तो आ जाओ, शुरू करते हैं सेशन। आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ है, बातों ही बातों में पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करें, ट्रिक तो बतानी आपको ज़रूरी है, तभी आप सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बिना डरे। देखो, ऑप्शन सी और डी में बेटा कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्यों? आपने असर्शन पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये तो गलत है ना? असर्शन को देखते साथ ही तुम्हें लगा कि यार ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो क्या करोगे? ऑप्शन डी को मार्क करके आगे निकल जाओगे। कुछ ऐसा सवाल आया जिसमें कि तुमने असर्शन पढ़ा, पढ़ने के बाद तुम्हें लगा कि नहीं 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 ये तो सही है, ये गलत नहीं है, डी नहीं लगा सकते यहाँ पे। ओके, फिर तुमने उसका रीजन पढ़ा, रीजन पढ़ने के बाद तुम्हें लगा कि ये गलत है, रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन सी को मार्क करके आगे निकल जाओगे। लेकिन दिक्कत तब होती है जब असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो, लेकिन रीजन फिर असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन यहां होती है कि अगर तो सही सही एक्सप्लेन कर रहा है रीजन असर्शन को, तुम्हें ऑप्शन ए लगाना होता है, और अगर नहीं कर रहा है रीजन असर्शन को एक्सप्लेन, तो ऑप्शन बी लगाना होता है। तो ये तुम जो है डिसाइड नहीं कर पाते हो। तो अब ट्रिक सुनो, क्या करना है तुम्हें। स्टेप नंबर 1, सवाल में जो रीजन दिया हुआ है ना बेटा, उसको जाकर के तुम छुपा दो। तुम पहली फुर्सत में जाकर के सवाल में दिए गए रीजन को, उसके स्टेटमेंट को छुपा लो। अब आप बोलोगे कि मैम अगर रीजन ही छुपा लिया तो फिर सवाल कैसे लगाएंगे? अरे मैं बता रही हूँ ना, ये तो स्टेप नंबर 1 ही है, अभी 2 स्टेप्स और हैं। तो स्टेप नंबर 1 रीजन छुपा लो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है? फोकस करना है असर्शन पर, और असर्शन पर फोकस करो, उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद तुमने डिसाइड कर लिया ना, मतलब तुमने असर्शन पढ़ा और तुम्हें लगा कि यार ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो डी मार्क करके आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर तुम्हें लगा कि नहीं 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 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो फिर अब उस सही स्टेटमेंट का, उस सही असर्शन का बेटा तुम सही रीजन पता लगाओगे और खुद से पता लगाओगे। भाई बेटा तुमने टॉपिक पढ़ा है ना, चैप्टर पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं, खुद पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। आधे बच्चे तो इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हमें भी आता है। अरे तुम्हें आता है भाई, तुमने साल भर मेहनत करी है तो तुम्हें आता है। तो जिस भी टॉपिक से असर्शन बना है उस टॉपिक को थोड़ा सा सोचो, दिमाग पर जोर लगाओ, और जो भी असर्शन है उसका जो रीजन है वो खुद से पता करने की कोशिश करो, खुद फिगर आउट करो। कर लिया तो तुमने 2 स्टेप्स तो पूरे कर लिए।
अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की। क्या स्टेप नंबर 3? जब तुम्हारे पास असर्शन है और उस असर्शन का तुमने सही रीजन भी पता लगा लिया है, तो अब तुम क्या करोगे? सवाल में दिए गए रीजन को अब देखोगे, पहले नहीं देखना है। जब रीजन तुम पता खुद लगा लोगे ना, इसके बाद में सवाल में दिए गए रीजन के स्टेटमेंट को तुम्हें देखना है, और देखने के बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मैच करना है कि तुमने जो रीजन सोचा था, अगर सवाल में दिया गया रीजन भी एग्जैक्टली वही है, मतलब तुम्हारा रीजन और सवाल का रीजन यदि मैच कर रहा है, तो फिर ऑप्शन ए यहां पर आएगा। क्योंकि भाई तुमने तो रीजन सोच लिया था ना कि हाँ, असर्शन के इस स्टेटमेंट का रीजन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। और अगर एग्जैक्टली वही रीजन सवाल में भी दिया हुआ है, सवाल के रीजन के स्टेटमेंट में भी वही तुम्हें दिख रहा है, तो ऑप्शन ए लगा दो। लेकिन कुछ सवाल एक ऐसा आ गया जिसमें कि तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने तो रीजन ये सोचा था और सवाल में दिया गया रीजन का स्टेटमेंट तो कुछ और ही बोल रहा है, बात तो सही बोल रहा है लेकिन मेरे वाले के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी लगा दो, खत्म बात। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम पहले इतना कंफ्यूज नहीं थे, आपकी बात सुनकर और कंफ्यूज हो गए। नहीं, देखो ट्रिक तुमको मैंने बता दी है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, उन क्वेश्चंस में हम यही ट्रिक लगाएंगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1, रीजन छुपा देना है। क्योंकि अगर रीजन मुझे दिखेगा ना बेटा, तो मेरी डिपेंडेंसी पूरी इस रीजन पर ही रहेगी। मैं अपना दिमाग लगाऊंगी नहीं, मैं सोचूंगी नहीं, मैं तो बस इसी के ऊपर आकर के टिक जाऊंगी कि यार ये गलत है, ये सही है, ये सही एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। मुझे नहीं होना, मुझे खुद आता है, मैं खुद पता लगा लूंगी। ठीक है, चलो। अब असर्शन क्या है? असर्शन क्या है देखो, असर्शन बोल रहा है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है भाई। जनरली हमारे बॉडी के सेल्स में क्या होता है, ये अपना बॉडी का सेल है बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया, आसपास जो है साइटोप्लाज्म हो गया, अपना वही पुराना साथी ग्लूकोज जाता है और साथ में जो है ऑक्सीजन भी चली जाती है। मतलब कि अपने बॉडी सेल में ग्लूकोज आ गया और ऑक्सीजन आ गई, कहाँ? साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन को दिखा कौन? ग्लूकोज, उसका हो गया दिमाग खराब, वो बोलेगी कि अभी जाकर के इसको मैं बताती हूँ, यानी कि इसको जाके पीट देती है, इसकी बेटा पिटाई हो जाती है, मतलब ये टूट जाता है। टूटेगा तो क्या होगा? बन जाएंगे पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स। कितने? 2, क्योंकि जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो बनते हैं पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, कंप्लीटली नहीं, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में तो तोड़ ही दिया। अब ये बेटा अपनी जान बचा करके भागेंगे और छुपने की कोशिश करेंगे, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के ये सोचेंगे कि भाई यहाँ पर तो नहीं आ पाएगी ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन बोलती है कि अगर मैं सेल के अंदर आ सकती हूँ तो क्या मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं आ सकती? तो बस बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पहुंच जाती है और पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स को अब ये कंप्लीटली तोड़ देगी। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और नीचे लिखूंगी क्योंकि अभी उड़ जाएगा। कंप्लीटली तोड़ देगी किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलेगी ढेर सारी एनर्जी। इसी एनर्जी का बेटा अपन इस्तेमाल करते हैं एटीपी बीटीपी बनाने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये जो है ये तो अपन सांस छोड़ के जो है बाहर निकाल देते हैं, मतलब एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे बॉडी सेल्स के अंदर, है ना, और जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज का बेटा कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और निकलेगी ढेर सारी एनर्जी। ठीक है, तो ये तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये तो वो वाला केस हो गया जहां पर ऑक्सीजन है, जहां पर ऑक्सीजन है, बट एक वो वाला केस जहां पर ऑक्सीजन नहीं है या उसकी कमी है। तो भाई कमी वाला तो किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, नहीं किसी और दिन क्यों डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, एक केस अपन ने कौन सा देखा कि बॉडी सेल में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन है। अब मैं बोल रही हूँ कि बेटा कि एक ऐसा केस जहां पर सेल में जितनी ऑक्सीजन चाहिए है, अरे उतनी है ही नहीं, उतनी क्या कितनी भी नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो बेटा ये अपनी बॉडी में तो केस नहीं होने वाला कि तुम बोलो कि मैम हमारे बॉडी सेल के पास ऑक्सीजन ही नहीं है। नहीं, कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि होगी नहीं। ये केस बेटा किसी और ऑर्गेनिज्म का है। किसका है? ईस्ट का है। हाँ, वही ईस्ट।
वही ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंगस होता है, और जब मम्मी वो क्या बोलते हैं उसको, केक बनाती तो उसके बैटर में डाल देती हैं, भटूरे बनाती तो उसके आटे में डाल देती हैं, उसी ईस्ट की बात की जा रही है बेटा। ये यूनिसेलुलर फंगस होता है बेटा। इसके पास तो ऑक्सीजन होती नहीं, इसके सेल्स के पास तो ऑक्सीजन होती ही नहीं है ना। कमी तो छोड़ो, है ही नहीं, ऑक्सीजन बोलेगी कि मैं आऊंगी ही नहीं, जो करना है करो। तो इस केस में क्या होगा बेटा, अब वही होगा जो इसके बिना हो सकता होगा, यानी कि जो ग्लूकोज है, ऐसा थोड़ी कि वो टूटेगा नहीं, नहीं आ रही ऑक्सीजन तो वो टूटेगा ही नहीं, बिल्कुल टूटेगा। किस में टूटेगा, पहले तो पायरुवेट में ही टूटेगा। अब अगर तो होती ऑक्सीजन तो उठा करके कंप्लीटली इसको तोड़ देती इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और निकल जाती एनर्जी। अब क्योंकि ये नहीं है तो जैसे मैंने बोला कि नहीं है, तो अब जो हो सकता होगा वो होगा। क्या हो सकता होगा, पायरुवेट टूटेगा, उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा बेटा किसमें, इथेनॉल में, साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और निकलेगी एनर्जी भी। एनर्जी तो यहाँ पे भी बनती है बेटा, लेकिन उतनी नहीं बनती जितनी कि यहाँ बनेगी, कम बनेगी, ठीक है। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी एब्सेंस में पायरुवेट का इनकम्प्लीट उसका ब्रेकडाउन हुआ है इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी, और थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकल गई। इतनी तो निकल ही गई कि ये अपना काम चला लेगा, खत्म बात। तो असर्शन सही है या नहीं। स्टेप नंबर 1 तो हमने पटाख से कर दिया, रीजन छुपा लिया। स्टेप नंबर 2 हमने असर्शन पढ़ा और हमने डिसाइड किया कि हाँ यार ये सही बोल रहा है बेटा। इसी को तो अपन बोलते हैं एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। जब नहीं है ऑक्सीजन तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बेटा, अल्कोहल ही तो है। तो असर्शन बिल्कुल सही है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल, बोले तो इथेनॉल। असर्शन सही है। अब इस सही असर्शन का क्या करना होगा हमें, अरे रीजन भी तो पता करना होगा बेटा, ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके कारण ही तो हुआ है, ऑक्सीजन के कारण। अगर तो होती ऑक्सीजन तो पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो जाता। ये नहीं है ऑक्सीजन, इसीलिए इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है पूरा बेटा। ये टूट ही कहां पा रहा है, तो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, और इसीलिए क्या बन रहा है, एंड प्रोडक्ट के नाम पर अल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। तो ये रीजन है। तो 2 स्टेप तो अपन ने निकाल ली। अब बात करते हैं तीसरी स्टेप की। तीसरी स्टेप क्या है, अरे इसका मुंह देखो, अब देखो ना, अब देखो, मैच करवाना है तुम्हें कि सवाल का रीजन तुम्हारे रीजन के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सवाल का रीजन क्या बोल रहा है, देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एग्जैक्टली, मैंने भी तो, मतलब मैंने नहीं, हमने, टीम वर्क, हमने भी तो यही डिसाइड किया था ना कि लिटरली एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में यही होता है कि एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, होती तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देती है ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इतनी सारी एनर्जी निकलती। अब क्योंकि ये नहीं है तो क्या हुआ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। तो बात तो सही है, हमने भी यही सोचा था, और सवाल का भी रीजन क्या है, वही है, मैच कर गया। मैच कर गया तो ऑप्शन ए। यही तो तुमसे मैंने कहा था कि अगर तुम्हारी सोच सवाल की सोच के साथ मैच कर जाए तो ए लगा देना, नहीं मैच कर रही है तो बी लगा देना। वो भी वाला केस अभी अपन देखेंगे। ये तुम्हें समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आप बोलो मैम क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, नहीं डाला तो क्या हो गया, 25 है बेटा, 25 है। चलो नेक्स्ट, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, रीजन छुपा लो, मुझे नहीं देखना, क्योंकि अगर मैंने रीजन देखा तो फिर मैं उसी को देखती रह जाऊंगी, मैं अपना दिमाग लगाऊंगी ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है वो मेनली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है गाइस। अरे बिल्कुल सही है यार। देखो ये नहीं बोला गया है कि शुरुआत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, नहीं, शुरुआत तो बेटा बक्कल कैविटी में हो जाती, सलाइवा में वो सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता, तो वही क्या करने लगता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने लग जाता है बकल कैविटी में। तो ये नहीं बोला है कि कार्ब्स का जो डाइजेशन है वो शुरू कहां से होगा, यहां पर बोला जा रहा है कि मेनली कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों, क्योंकि दुनिया भर के जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है बेटा, ठीक है, वो कहां आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो
स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर पाई जाती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो बनाती हैं इंटेस्टाइनल जूस, उसमें भी होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो भी कहाँ आते हैं, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ही आते हैं। लिवर जो बाइल बनाता है वो भी चला आता है मुंह उठा करके स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ही। पेनक्रियाज जो बनाती है पेनक्रियाटिक जूस, उसमें भी तो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने सारे, वो भी मुंह उठा करके चले आते हैं कहाँ, मतलब पूरा का पूरा वो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो भी कहाँ चला आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा भर भर के क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए, कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो शुरुआत तो बकल कैविटी में ही हो जाती है कार्ब्स के डाइजेशन की, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ही शुरू कर देता है, लेकिन कंप्लीट जो डाइजेशन होगा बेटा कार्ब्स का वो कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। क्यों? क्योंकि कार्ब्स को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाए जाएंगे। तो असर्शन पहली बात तो सही है, गलत नहीं है। और फिर इस सही असर्शन का हमने सही रीजन भी पता लगा लिया है, हमने सही रीजन भी तो पता लगा लिया ना कि दुनिया भर के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आ जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर जो भी आया, कार्ब्स आए टक 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 उनको तोड़ दिया, फैट्स आए टक 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 उनको तोड़ दिया, प्रोटीन्स आए टक 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 उनको भी तोड़ दिया उठा करके। तो बात बिल्कुल सही है और रीजन भी हमने पता लगा लिया। अब देखते हैं कि हमारी सोच सवाल की सोच के साथ मैच हो रही है कि नहीं, मतलब हमारा जो रीजन है वो सवाल के रीजन के साथ में मैच हो रहा है नहीं। ये क्या बोल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम लैक्टेज। ये तो गड़बड़ हो गई, रीजन बोल रहा है कि पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम लैक्टेज होता है, अरे नहीं होता है। पेनक्रियाटिक जूस के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। एमी न्यू लिपस्टिक या केमिकल वाली लिपस्टिक, पुराने बच्चों को पता होगा मैंने केमिकल वर्ड क्यों लिया है, ठीक है। चलो मैं लिख ही देती हूँ ना, ऐसा भी क्या ऐसा भी क्या ऐसा भी क्या, न्यू केमिकल वाली लिपस्टिक ट्राई करती है, ठीक है। तो एमी से बन जाएगा अमाइलेज, न्यू से बन जाएगा न्यूक्लियेज, केमी से बन जाएगा काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। अगर याद कर सको ये एंजाइम तो कर सकते हो। लिपस्टिक के लिप से बन जाएगा लाइपेज, ट्राई से बन जाएगा ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो अमाइलेज, न्यूक्लियेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। लैक्टेज नहीं होता है। ओफो, ये कहाँ होता है फिर? अरे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर पाया जाता है लैक्टेज एंजाइम, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। भाई कार्ब्स टूटेंगे माल्टोज में, ठीक है, लैक्टोज में, तो फिर उनको फर्दर और तोड़ना पड़ता है। माल्टेज एंजाइम आता है, माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में। लैक्टेज एंजाइम आता है जो कि लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में। सुक्रेज एंजाइम आता है जो सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में। तो बेटा लैक्टेज तो जो है ना इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। मतलब ये तो गलत बात बोल दी इसने, है गलत बोल दी तो क्या करेंगे, ऑप्शन सी लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, और क्या, गलत ही हो गया ना बेटा स्टेटमेंट, तो फिर क्या ही है। हाँ, नेक्स्ट सवाल, क्या करना है, पहले रीजन छुपाओ, अब पढ़ो असर्शन। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। मुझे पता है इसका जवाब क्या है। आर्टरीज की बेटा मोटी दीवारें क्यों होती हैं, याद करो, अभी जब लाइव सेशन हो रहा था तो उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था। आर्टरीज, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। अवे मतलब क्या होता है बेटा, गो अवे फ्रॉम मी। मैंने तुमसे कहा कि गो अवे फ्रॉम मी, यानी कि मुझसे दूर चले जाओ, तो अवे मतलब दूर, ठीक है। तो ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी कि आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाना। तो बेटा जब ब्लड हार्ट से निकलता है ना, हार्ट से कहां से, हार्ट के वेंट्रिकल्स से, तो तुम्हें क्या लगता है हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं वैसे प्यार प्यार से ऐसे ब्लड को बाहर निकालते हैं क्या, कि पुचक पुचक करके ऐसे ब्लड बाहर निकालेंगे क्या, नहीं। वेंट्रिकल्स की जो मस्कुलर वॉल्स होती है ना वो तेजी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो फचाक फचाक करके जो है वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है।
हाई प्रेशर पर ब्लड बाहर निकलता है, और यही हाई प्रेशर वाला जो ब्लड है बेटा, ये कहाँ जाता है? आर्टरीज में जाता है। तो अगर आर्टरीज की दीवारें पतली हो गई तो वो जो प्रेशर वाला ब्लड आया है वो तो जो है आर्टरीज की दीवार को एक मुक्का मारेगा, दीवार ही फट जाएगी, आर्टरी फट जाएगी। क्या मतलब है? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, इंसान ही निपट लेगा। तो आर्टरीज की दीवारों को बेटा मोटा होना पड़ता है, ताकि जो हाई प्रेशर वाला जो ब्लड आ रहा है ना उनमें फ्लो करने के लिए वो बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, तो इलास्टिक होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं, बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है। और रीजन भी हमने खुद पता लगा लिया, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड आता है हार्ट से वो हाई प्रेशर वाला ब्लड रहता है, तो उतने प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए आर्टरीज की दीवारें मोटी होनी चाहिए, अदरवाइज तो वो फट जाएंगी। रीजन ये है। अब देखते हैं कि सवाल के रीजन के साथ में हमारा रीजन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये तो मैंने भी आपको बताया कि देखो ना यहाँ पे बताया मैंने, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, कि आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी। तो ये तो मैंने भी बता दिया, लेकिन ये रीजन थोड़ी ना है। हमने रीजन क्या सोचा था बेटा कि आर्टरीज में जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर वाला होता है, इतने प्रेशर वाले ब्लड को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए उनकी दीवारों को मोटा होना पड़ता है, वरना दीवार फट जाएगी। हमने ये सोचा था, लेकिन क्या हमारी सोच सवाल के रीजन के साथ में मैच हुई? नहीं। अच्छा, आप ये नहीं बोलोगे कि मैम इसको तो, ये तो गलत बात बोल रहा है। बात इसकी सही है कि आर्टरीज क्या करेंगी? ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेंगी अवे फ्रॉम दी हार्ट, बात बिल्कुल सही, लेकिन ये बात हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कहाँ कर पाई बेटा? आप समझे लॉजिक कि हमने पहले सवाल का रीजन छुपाया, ताकि हम खुद से रीजन पता करें, और अगर तो फिर रीजन मैच हो गया तो ए, नहीं हुआ तो बी। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बी, कि रीजन तो सही बात बोल रहा है लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। चलिए नेक्स्ट, छुपा दो रीजन। असर्शन क्या बोल रहा है? ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। सही बात है। हमारे हार्ट के पास क्या होते हैं बेटा? हमारे हार्ट के पास नहीं, हमारे हार्ट में क्या होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं, है ना। 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट को जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, हार्ट का जो पहले राइट समझ लेते हैं, जो राइट साइड होता है, मतलब कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उसमें आता है क्या? ऑक्सीजनेटेड। उल्टा बोल दिया। हार्ट का जो राइट साइड होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा ये सेपरेशन, ये चैम्बर्स का होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है भाई, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हम कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हैं, एंड फॉर दैट हमें एनर्जी चाहिए है। वैसे भी हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी की डिमांड होती है, ऊपर से अपने बॉडी के टेम्परेचर को ही कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इतनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बेटा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की एक एफिशिएंट सप्लाई बनी रहे, और एफिशिएंट सप्लाई तभी बनी रहेगी जब बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। तो अच्छा ही है कि ये 4 चेम्बर्स हैं भैया, है ना। 2 तरह के जो ब्लड है ना अपनी बॉडी में, उनकी क्या नहीं हो पाती? मिक्सिंग नहीं हो पाती। अच्छा ही है 4 चेम्बर्स हैं। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती अपने बॉडी में, नहीं हो पाती, तो बढ़िया जो है ना ऑक्सीजन की बढ़िया सप्लाई चलती रहती है बॉडी में, हर एक बॉडी सेल को जो है ना ऑक्सीजन मिलती रहती है, और मस्त जो है ना एनर्जी बनती रहती है। तो बात तो सही है, मतलब असर्शन की बात बिल्कुल सही है, और हाँ उसका रीजन भी हमने पता लगा लिया। अब देखते हैं कि सवाल का जो रीजन है वो क्या बोल रहा है। मैंने तो छुपाया था, 1 मिनट, अच्छा स्लाइड बदल गई है, ठीक है। तो रीजन क्या बोल रहा है? वेना केवा इज द लार्जेस्ट, सॉरी इज द ओनली आर्टरी। हे भगवान, वेना कब से वेना केवा आर्टरी कब से हो गई? वो तो लार्जेस्ट वेन है बॉडी की। बताओ, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं पूरा पढ़ूंगी ही नहीं स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे आधे में ही समझ में आ गया कि रीजन का स्टेटमेंट गलत बात बोल रहा है। क्या कि वेना केवा इज द ओनली आर्टरी? आर्टरी नहीं है, वो वेन है। तो ये गलत है बेटा, गलत है, मतलब ऑप्शन सी। रीजन का स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना, तो फिर तो ऑप्शन सी लगाएंगे और क्या। नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग
ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। सही बात है बेटा, स्टोमेटल पोर की जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है, ठीक है, उसको कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरे घर में, मेरे सोसाइटी में जो बाहर वॉचमैन बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? हमारी सिक्योरिटी करते हैं और रक्षा करते हैं। कैसे? उसके पीछे क्या रीजन है? तो भाई वो हर आने जाने वाले पर नजर रखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन निकल के जा रहा है बाहर, है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि गार्ड सेल्स क्या करते हैं? स्टोमेटल पोर को खोलते बंद करते हैं। तो क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो भाई गार्ड सेल्स के अंदर अगर पानी आ गया तो वो फूल जाएंगे, फूल जाएंगे तो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। जहां अलग अलग हुए, जैसे मान लो ये गार्ड सेल्स हैं, मेरा मुंह क्या है? स्टोमेटल पोर है, इनके अंदर पानी आ गया तो ये फूल गए, फूल गए तो अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए। मतलब जहां दूर दूर हुए, देखो तुमको मेरा मुंह दिख रहा है, मतलब कि स्टोमेटल पोर खुल गया। और जहां इनके अंदर का पानी बाहर निकला, ये पिचक गए, पिचक करके श्रिंक होकर के पास पास आ गए। जहां पास पास आए, अब देखो तुम्हें मेरा मुंह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब स्टोमेटल पोर बंद हो गया। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं? गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर को खोलते बंद करते हैं। बात तो सही है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा स्टोमेटल पोर का ना टाइम टू टाइम बंद होना और खुलना जरूरी है। पूरे टाइम खुले रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन से प्लांट बॉडी का पूरा ही पानी निकल जाएगा। तो जरूरी ये है कि भाई इनका बंद होना भी जरूरी है और इनका खुलना भी जरूरी है। ठीक है, अब रीजन क्या बोल रहा है? हमने तो रीजन पता कर लिया ना, अब सवाल का रीजन देखते हैं। क्या बोल रहा है? स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। हाँ सही बात है, स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं? स्टोमेटल पोर के ही थ्रू फोटोसिंथेसिस करने के लिए सराउंडिंग एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है? प्लांट बॉडी के बाहर निकल जाती है, सराउंडिंग एयर में जाती है। तो गैसेस एक्सचेंज अब कैसे करते हैं हमारे प्लांट? सराउंडिंग एयर के साथ, स्टोमेटल पोर के थ्रू। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात हमारी सोच के साथ मैच थोड़ी ना हुई। जो हमने सोच रखा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हमने तो कुछ और सोच रखा था, लेकिन इसमें तो कोई और ही बात बोल दी। बात सही है, लेकिन हमारे इस सोच के साथ मैच तो हुई नहीं। मैच ना हो तो फिर ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। बिल्कुल सही बात है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। ये विलाय जो होती हैं ये रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल से, यानी कि इनमें ब्लड वेसल्स दौड़ रही होती हैं। ठीक है, इनमें ब्लड वेसल्स दौड़ रही होती है। तो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन हुआ है, जो भी सिंपलर सब्सटेंसेस बने हैं, न्यूट्रिएंट्स बने हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? ये न्यूट्रिएंट्स, जैसे मान लो यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, ये ल्यूमेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। कैसे? तो पहले ये जाएंगे विलाय के अंदर, विलाय से विलाय के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विलाय क्या होता है? रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड विद ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये ल्यूमेन से निकल करके कहाँ जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स विलाय के अंदर जाएंगे, और फिर विलाय से कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि देखो ब्लड में क्या आ गए हैं? न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, यानी कि अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई है। ठीक है, तो विलाय बेटा क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया तो बढ़ा देते। तो अपना दिमाग लगाओ ना, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई विलाय ना हो तो केवल जो लाइनिंग है अब्जॉर्प्शन वहीं से होगा। लेकिन अगर देखो ये विलाय आ जाए तो क्या होगा? अगर विलाय आ जाएंगे तो क्या होगा? लाइनिंग से तो अब्जॉर्प्शन होगा ही, लेकिन विलाय भी तो क्या करेंगे? अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे कि नहीं? घर में दावत चल रही हो तो तुम तो मम्मी की हेल्प करोगे खाना बनाने में, लेकिन अगर मौसी भी आ जाए, चाची भी आ जाए, तो 4 हाथ और आ जाएंगे ना हेल्प करवाने के लिए, तो जल्दी खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? बस यहाँ पर भी वही है कि विलाय क्या करेंगे? अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कि देखो विलाय में यहाँ से भी अब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल सही है कि लाइनिंग पर क्या होती है, यही तो हम बोलते हैं ना कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं, और विलाय होते ही हैं अब्जॉर्प्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का। सो असर्शन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको अपन विलाय बोलते हैं। रीजन क्या है? द विलाय इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, कि रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन भी कर दिया, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ventricles have thicker walls than auricles। अरे
मुझे तो स्टेप नंबर 1 की भी जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप नंबर 1 क्या था, रीजन को छुपा लो, मुझे वो भी नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे देख के ही समझ में आ गया कि यहाँ पर असर्शन का स्टेटमेंट गलत है। अरे बेटा अभी तो अपन ने पढ़ा कि जो ऑरिकल्स होते हैं, जो एट्रिया होते हैं, है ना। एक मिनट, ये मैंने क्या बोला? ओ मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। नहीं, हमने कुछ और पढ़ा था। हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात करी थी, और यहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल्स की बात चल रही है। ओके, आई टेक माई वर्ड्स बैक बेटा, मुझे स्टेप नंबर 1 करना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? रीजन को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि असर्शन सही है। वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं बेटा, वो ऑरिकल्स, ऑरिकल्स मतलब एट्रिया, ठीक है ना। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं ना, एट्रिया, उनको अपन ऑरिकल्स भी बोलते हैं। तो वेंट्रिकल्स की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। बात बिल्कुल सही है, वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी होती हैं। क्यों? मान लो बेटा मम्मी ने तुमको कचरे की वो एक पॉलिथीन दी फेंकने के लिए, कि बेटा फेंक के दो, फेंक के दो नहीं मतलब फेंक दो। तो अब क्योंकि आप उसी घर में हो, आपकी मम्मा भी उसी घर में है, तो वो आपको आराम से दे देंगी कि हाँ लो कचरे की पॉलिथीन है, इसको फेंक देना, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, मतलब मम्मी ने जो आपको पॉलिथीन दी वो उन्होंने आराम से दी। क्यों? क्योंकि आप भी घर में और मम्मा भी घर में है, दोनों सेम घर में हो, तो आराम से पॉलिथीन मम्मा ने आपको दे दी। अब आपको क्या करना है, सामने जो है डस्टबिन रखा हुआ है घर के बाहर, आपको कचरे की पॉलिथीन उसमें डालनी है। मतलब कि आपको जो कचरे की पॉलिथीन है ना बेटा, वो घर से बाहर फेंकनी है। तो आप क्या करोगे, जोर लगा करके निशाना मारोगे और जोर से क्या करोगे, फेंकोगे पॉलिथीन को, ताकि पॉलिथीन कहाँ चली जाए, कचरे के डब्बे में। आपने जोर लगाया, आपने प्रेशर लगाया। क्यों? क्योंकि आपको कचरे की पॉलिथीन को घर से बाहर निकालना था। लेकिन आपकी मम्मी तो नहीं आपको फेंक के कचरे की पॉलिथीन देंगे कि नहीं, आप सेम घर में हो ना, तो आराम से जो है पॉलिथीन पकड़ा दी जाएगी। हार्ट का भी यही है बेटा, कि अगर अपन राइट एट्रियम की बात करें तो उसको ब्लड किसको देना है, नीचे राइट वेंट्रिकल को। लेफ्ट एट्रियम को ब्लड कहाँ देना है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल को। मतलब एट्रिया जो दोनों होते हैं उनको ब्लड कहाँ देना होता है, हार्ट में ही जो वेंट्रिकल्स है ना दोनों, उनको देना होता है। तो वो क्या करेंगे, इसे फुचुक फुचुक मतलब थोड़े आराम से कॉन्ट्रैक्ट करके जो है वेंट्रिकल्स को ब्लड दे देंगी। यानी कि एट्रिया की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो बहुत तेजी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, आराम से जो है ना ब्लड वो वेंट्रिकल्स को दे देंगी। लेकिन वेंट्रिकल्स को बेटा ब्लड कहाँ निकालना होता है, हार्ट के बाहर। राइट वेंट्रिकल ब्लड निकालता है ताकि जाए वो कहाँ, लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड बाहर निकालता है ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाए। तो बेटा वही वाली बात है कि तुमने प्रेशर लगा करके पॉलिथीन बाहर क्यों फेंकी, क्योंकि तुम्हें पॉलिथीन को घर से बाहर फेंकना था। तो दोनों वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल्स क्या करेंगी, तेजी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से, हार्ट से निकल ही जाए। तो इसीलिए जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की वो मोटी होती हैं एज कंपेयर टू एट्रिया। रीजन बता दिया मैंने, क्योंकि वेंट्रिकल्स को क्या करना होता है, ब्लड को हार्ट से बाहर निकालना होता है। अब रीजन देखते हैं कि सवाल के रीजन के साथ में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद ग्रेट प्रेशर। यही तो हमने भी बोला कि वेंट्रिकल्स को ब्लड हार्ट से बाहर निकालना होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक देना होता है विद प्रेशर। इसलिए उसकी वॉल्स क्या होती हैं, ऑरिकल से थिक होती हैं। असर्शन सही है, हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच भी कर गया, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज मसल क्रैम्प। सही बात है बेटा, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, याद करो अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना ग्लूकोज का फेट, तो हमारे बॉडी में जो हमारे जो मसल सेल्स जो होते हैं जब विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो उस कमी के चलते जो है जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली टूट नहीं पाता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ही होगा, किस में होगा, लैक्टिक एसिड में होगा। वही लैक्टिक एसिड आकर के इकट्ठा हो जाएगा तो जो है हाथ पांव दुख जाएंगे। ठीक है, रीजन क्या है, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज लेग मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली। विगरस एक्सरसाइज जब करेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारी बॉडी में, लैक्टिक एसिड बनेगा, ग्लूकोज कंप्लीटली टूट नहीं पाएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, वही जम जाएगा तो हाथ पांव दुखेंगे। तो बात सही है, ऑप्शन ए लगाएंगे कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए अगला सवाल, फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स। सही बात है बेटा, फ्लोएम एक तरह का आप बोल सकते हो कि कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि क्या करेगा, लीव्स जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, खाना जो बनाती है, जो सुक्रोज बनता है लीव्स में, उसको प्लांट बॉडी में
ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करेगा? फ्लोएम, है ना। और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, उसके लिए अलग से वर्ड होता है क्या? ट्रांसलोकेशन। सो फॉर ट्रांसलोकेशन फ्लोएम टिश्यू इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है। रीजन क्या है? फ्लोएम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। थोड़ा बहुत कर सकता है बिकॉज इट हैज फाइबर्स, बट इतना भी नहीं कि हम काम ही बोल दे कि फ्लोएम क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। सही बात है बेटा, जब ट्रैकिया में हवा नहीं होती तो वो कोलैप्स नहीं करता। क्यों? याद करो, अपन ने पढ़ा है ना कि ट्रैकिया के सामने क्या होती है? सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, मतलब कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करेंगी? ट्रैकिया की वॉल्स को कोलैप्स होने से, पचकने से बचाएंगी। तो रीजन इसका ये है। अब देखते हैं सवाल का रीजन हमारे रीजन के साथ में मैच हो रहा है या नहीं। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, वही तो बोल रहा है ये भी। रीजन भी यही बोल रहा है कि ट्रैकिया में क्या होता है? कार्टिलेज का सपोर्ट होता है, तो उसको कोलैप्स नहीं देता। ए, ऑप्शन ए। हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच कर गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, herbivores have longer small intestine than carnivores। herbivores के लिए बोला जा रहा है कि इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा वो लंबी होती है देन carnivores। रीजन, carnivores can digest cellulose due to presence of enzyme cellulose। what is यार? carnivores बेटा मांस खाने वाले, सेलुलोज जो है आप बोल सकते हो कि उसमें पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। मतलब टाइगर के लिए आप बोल रहे हो कि घास में जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट कर लेगा क्योंकि उसके पास सेलुलेज एंजाइम होगा। अरे भैया, वो घास खाएगा ही क्यों? टाइगर क्यों घास खाएगा? वो कार्निवोर है ना बेटा। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना पहली बात तो, कि कार्निवोर्स में सेलुलेज एंजाइम है तो सेलुलोज नहीं ना, गलत है। ऑप्शन सी, रीजन ही गलत है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। बेटा इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का, कि हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ऊपर हो जाता है तो उसको वापस से कम करने का काम होता है इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया ब्लड में उसको उठा करके हर एक बॉडी सेल तक लेकर के जाता है कि भैया इसको अपने अंदर ले लो, है ब्लड में जो है रह करके ये उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। तो इंसुलिन का काम क्या होगा? ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ठिकाने लगाना ताकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में मेंटेन रहे, ठीक है। तो अगर नहीं है इंसुलिन बॉडी में जितना चाहिए है तो फिर क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और उसी को अपन बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। बात सही है। रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि इंसुलिन का काम ही होता है क्या? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को जो है कम करना। रीजन क्या है? इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। बिल्कुल, ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर लेवल ऊपर नीचे होगा, ऊपर हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ही। चलो अगला सवाल। अ रिसेप्टर इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेंस ऑर्गन दैट परसीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। सही बात है बेटा, मैंने आपको अभी जो अपना लाइव सेशंस होते तब भी समझाया था कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं अपने पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, स्किन, आईज, नोज, टंग, ये वो, ठीक है। तो इन सेंस ऑर्गन्स में क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर्स होते हैं। और यही रिसेप्टर्स क्या करते हैं? किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं? ये सेंस करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। तो बात तो बिल्कुल सही। रीजन क्या बोल रहा है? डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई। हाँ, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके पास अलग अलग क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं स्टिमुलाई को सेंस करने के लिए। बात तो सही है, लेकिन ये बात असर्शन को एक्सप्लेन कहाँ कर रही है? असर्शन क्या है कि रिसेप्टर पाए जाते हैं कहाँ? सेंस ऑर्गन्स में, ठीक है। और यही क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं। हाँ सही है, लेकिन कैसे, क्यों, ये सब तो कुछ बताया नहीं गया रीजन में। रीजन में ये बोला गया कि अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग जो है ना वो होते हैं, क्या अलग, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट स्टिमुलस। तो बात तो सही है, लेकिन ये बात असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ना बेटा, इसलिए ऑप्शन बी लगा देंगे, ठीक है। ये देखो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में पाए जाते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा ये टंग में पाए जाते हैं, टेस्ट का डिटेक्शन करेंगे। थर्मो रिसेप्टर्स स्किन पे पाए जाते हैं जो कि टच, पेन और हीट को जो है ना सेंस करते हैं।
फोटो रिसेप्टर्स आइज में पाए जाते हैं, विजुअल स्टिमुलस को ये रिसीव करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है ना, सॉरी फोटो नहीं, फोनो रिसेप्टर्स, ये बेसिकली कान में पाए जाते हैं। ये तो पिन्ना है बेटा, अंदर वाले इंटरनल ईयर में पाए जाते हैं, तो ये हियरिंग और बैलेंस में जो है ना हेल्प करते हैं। तो अलग अलग सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट स्टिमुलस को सेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। बेटा साइटोन मतलब सेल बॉडी, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है ना, ऐसा होता है ये। तो ये हो गया एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया डेंड्राइट्स और ये हो गया साइटोन। तो बेटा इम्पल्स को या स्टिमुलस को रिसीव करने का काम तो डेंड्राइट्स का होता है ना न्यूरॉन में। डेंड्राइट्स लेकर के आती है इम्पल्स को कहाँ, साइटोन में, फिर साइटोन से वो आगे जाती है इम्पल्स एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से फिर आगे एक्सॉन टर्मिनल में, फिर सिनेप्टिक नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, सिनेप्टिक लेफ्ट में जाते हैं, याद है ना। तो ये तो गलत बोल दिया ना कि साइटोन रीजन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, साइटोन नहीं बेटा, डेंड्राइट्स करते हैं, मतलब असर्शन ही गलत है, तो डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिबेलम कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर। हाँ सही बात है, सेरिबेलम क्या करेगा बेटा, बॉडी में कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं, कोऑर्डिनेशन है ना, बैलेंस वगैरह जो होता है कि आज हम 2 पाँव पे खड़े हैं, चल पा रहे हैं, साइकिलिंग कर पा रहे हैं, 2 टायर वाली साइकिल चला पा रहे हैं, तो ये बॉडी का पोस्चर बैलेंस ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द सेंटर फॉर कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग। हाँ सही बात है, छींकना, डकारना, ये वो, मतलब जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं उनका सेंटर क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन क्या कर रहा है। असर्शन में तो आप तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ना कि असर्शन में सेरिबेलम की बात की जा रही है और रीजन में मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात, मतलब रीजन ये बोल रहा है कि मुझे सेरिबेलम की बात करनी ही नहीं है, एक्सप्लेन करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो रीजन बोल रहा है कि एक्सप्लेन तो बहुत दूर की बात है, मैं तो असर्शन की बात करूंगा ही नहीं, मैं तो सेरिबेलम की बात करूंगा ही नहीं, मैं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करूंगा, है तो वो भी ब्रेन का ही पार्ट ना, हाइंड ब्रेन का, तो माई लाइफ माई रूल्स ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। बिल्कुल सही बात है बेटा, सेंसिटिव प्लांट मतलब वही छुई मुई के पौधे की बात चल रही है। छुई मुई के पौधों को, पौधों नहीं, छुई मुई का जो पौधा आता है बेटा, टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स होती हैं, जब आप उनको टच करते हो तो वो फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर के ऐसे ड्रूप कर जाती है, मतलब ऐसे नीचे झुक जाती हैं, है ना, इसको अपन नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो जैसे कि ये एक लीफलेट है, ये मान लो टच मी नॉट प्लांट की पत्तियां हैं, लीफलेट्स हैं ये, ठीक है। चलो यहां देखो, इनका जो बेस होता है बेटा वो थोड़ा सा स्वॉलन होता है, फूला हुआ सा रहता है, ये है ना, ये सारी पत्तियां दिख रही ना तुमको, ये पत्तियां, ये सारी लीफलेट्स हैं टच मी नॉट प्लांट की, इन्हीं को आप जाके टच करोगे तो ये ऐसे फोल्ड होकर के नीचे झुक जाएंगी, ठीक है। तो इनका जो बेस होता है बेटा ये थोड़ा सा स्वॉलन होता है, फूला सा रहता है, और इस बेस को पता है अपन क्या बोलते हैं, पुल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुल्विनस बोलते हैं। सेल्स का ही बना होगा ये सारे, जो पुल्विनस है ना, मतलब ये भी पुल्विनस है, ये भी सारे, मतलब जितने भी आप पे आपको लीव्स दिख रही है टच मी नॉट प्लांट की, इनका जो बेस है थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, उस स्वॉलन बेस को अपन बोलते हैं पुल्विनस। पुल्विनस में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्या होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं बेटा, ये अपना सेल्स अपना शेप चेंज करते हैं। कैसे, अगर इन सेल्स के अंदर पानी आ गया तो ये फूल जाएंगे, फूल जाएंगे तो पुल्विनस भी फूल जाएगा, भाई पुल्विनस के अंदर ही तो उसके तो सेल्स है ना, अगर सेल्स फूलेंगे तो पुल्विनस भी फूल जाएगा, है ना। और अगर सेल्स के अंदर का पानी बाहर निकल गया तो सेल्स पिचक जाएंगे, पुल्विनस भी पिचक जाएगा। तो जब तुम जाकर के पत्तियों को टच करते हो ना, तो टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये जो पुल्विनस होता है ना, हर एक लीफलेट के बेस पर इनके सेल्स का पानी बाहर निकल जाता है, मतलब उनको लगता है कि बाप रे पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक तरीके से उनका कि तुमने जैसे ही टच किया तो टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इन पुल्विनस के सेल्स का पानी बाहर निकल जाता है, तो सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। सेल्स श्रिंक होते हैं तो पुल्विनस भी सॉफ्ट पड़ जाता है, और जहाँ ये पुल्विनाएं सॉफ्ट पड़े, ये जो लीफलेट्स हैं ये झुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं और ड्रूप कर जाती हैं।
और जहां टच स्टिमुलस चला जाता है दोबारा से सेल्स के अंदर पानी आ जाएगा, सेल्स फूल जाएंगे, पुल्विनाई फूल जाएंगे, लीफलेट्स खुल जाएंगे। ये हो गया नास्टिक मूवमेंट। वहीं जो शूट का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स लाइट स्टिमुलस, वो अलग बात है बेटा, है ना, वो अलग बात है कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है। शूट टिप पर क्या होता है, शूट टिप पर ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। मान लो कि लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, इस साइड से आ रही है, ठीक है। ऑक्सिन बोलता है कि भैया मेरे को तो लाइट वेट पसंद नहीं है, मैं तो अंधेरा ही पसंद करता हूँ, अंधेरा कायम रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टेम का, ये हो जाएगा स्टेम का शेडी साइड। शेडी साइड मतलब जहां पर शेड है, छांव है, यहाँ पर धूप नहीं आ रही ना बेटा, यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही, तो ये शेडी साइड हो गया। तो ऑक्सिन बोलता है कि भैया मुझे अंधेरा पसंद है, तो मैं धूप की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं शेडी साइड में जाऊंगा, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या होगा, शूट टिप से नीचे उतरेगा और इस साइड ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं जाएगा, इस साइड भी जाएगा लेकिन कम जाएगा, क्योंकि धूप यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पर ज्यादा नहीं जाएगा, ये शेडी साइड में जाएगा, ठीक है। तो शेडी साइड में क्योंकि ये ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ पर जो सेल्स होंगे बेटा, यहाँ पर जो सेल्स होंगे उनको ऑक्सिन ज्यादा मिल जाएगा, उनको ऑक्सिन ज्यादा। और ऑक्सिन करता है क्या है, सेल्स को इलोंगेट करने का काम करता है। तो शेडी साइड के सेल्स को ऑक्सिन ज्यादा मिलेगा, तो वो सेल ज्यादा ऑक्सिन अब्सॉर्ब कर लेंगे और ज्यादा लंबे हो जाएंगे, ज्यादा लंबे हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। और वो ज्यादा जब लंबे होंगे बेटा, तो देखो आपको एक ऐसी अनइवन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्लांट का ही जो स्टेम है, जो शूट है, उसमें आपको एक अनइवन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी कि जो शेडी साइड है उसके सेल ज्यादा लंबे हो रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये वाला साइड ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये वाला साइड कम लंबा होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि देखो ऐसी ग्रोथ हो रही है। ऐसी ग्रोथ मतलब कि जो स्टेम है, जो शूट है, वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस। सो दिस इज ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये नास्टिक है, वो ट्रॉपिक है, तो बात तो सही है असर्शन की कि मूवमेंट जो हो रहा है लीव्स का वो अलग है और ये अलग है। रीजन भी अपन ने देख लिया। अब देखते हैं सवाल का रीजन क्या है। सेंसिटिव मूवमेंट, सेंसिटिव प्लांट जो है वो सेस्मोनास्टिक मूवमेंट दिखा रहा है और बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। वहीं जो शूट का जो मूवमेंट है, इट इज बिकॉज वो क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट है। बात हमने भी तो यही डिसाइड किया ना कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये और ये अलग है मूवमेंट, तो अलग क्यों है, क्योंकि ये नास्टिक मूवमेंट है और ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। वही चीज रीजन भी बोल रहा है। हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच कर गया, तो क्या करेंगे बेटा, ऑप्शन ए लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय, अच्छा, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। सही बात है बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म से। फीडबैक मैकेनिज्म देखो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना। और ये डिसाइड करता है कि कब कौन सा हार्मोन निकलना चाहिए, कितने अमाउंट में निकलना चाहिए। जैसे मान लो कि एक लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, अब 9 महीनों का टाइम हो चुका है, बच्चा फुल टर्म रेडी हो चुका है, फुल टर्म बेबी हो चुका है। अब उस फुल टर्म बेबी की यूट्रस से बाहर निकलने की बारी आ रही है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, वो क्या करेगा, यूट्रस की वॉल्स पर जो है ना आकर के काम करेगा। तो यूट्रस की वॉल्स में मस्कुलर मतलब कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिनको अपन लेबर पेन्स बोलते हैं, है ना। और उन कॉन्ट्रैक्शन से अल्टीमेटली जो बच्चा है वो बाहर निकल के आने वाला है। तो होता क्या है, ऑक्सीटोसिन गया और यूट्रस में उसने कॉन्ट्रैक्शंस दिखाए। ये कॉन्ट्रैक्शंस फर्दर क्या करते हैं, और जाकर के स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी को कि और ऑक्सीटोसिन निकालो भाई, और ऑक्सीटोसिन निकालो, और ऑक्सीटोसिन निकलेगा। वो और जाकर के स्टिमुलेट करेगा यूट्रस की वॉल्स को, और कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ये कॉन्ट्रैक्शंस फर्दर जाकर के फीडबैक देंगे पिट्यूटरी को कि हाँ सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, निकालो निकालो, और ऑक्सीजन निकालो, और ऑक्सीजन नहीं, ओ माय गॉड, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन निकालो, और ऑक्सीटोसिन, तो और ऑक्सीटोसिन निकलेगा। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया ना बेटा। मतलब कोई डांस कर रहा है, आपने उसको बोला कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया, तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। कोई डांस करके आया, तुमसे पूछा कि मैंने कैसा डांस किया, तो तुमने कहा बहुत ही भोंडा डांस किया है तुमने, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। तो फीडबैक तो बेटा कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो जब एक ऐसा मतलब फीडबैक हो रहा है जिससे कि हार्मोन और ज़्यादा निकल रहा है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। और एक फीडबैक ऐसा आया कि बस करो ज़्यादा हो जाएगा हार्मोन, तो उससे क्या होगा, हार्मोन का सेक्रेशन रुक जाएगा कि अरे मुझे तो मना कर दिया, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि बताते हैं कि कब कितना हार्मोन निकलना है, कब नहीं निकलना है। सही बात है। रीजन, हाइपर सेक्रेशन एंड हाइपो सेक्रेशन ऑफ एनी हार्मोन कैन लीड टू डिफरेंट डिसऑर्डर। सही बात है बेटा भाई, ये किसी भी हार्मोन को कब निकलना है और कितना निकलना है, ये रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना।
क्योंकि हार्मोन का अगर सेक्रीशन कम हो रहा है तो दिक्कत है बॉडी में, ज्यादा हो रहा है तो दिक्कत है बॉडी में। जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकल रहा है तो बच्चा बौना रह जाएगा, जरूरत से ज्यादा निकल रहा है तो इंसान खली बन जाएगा, नॉर्मल इंसान। तो बात तो बिल्कुल सही है कि हाइपर और हाइपो सेक्रीशन जो होता है किसी भी हार्मोन का, वो सही नहीं है, डिसऑर्डर्स कॉज करता है। लेकिन ये बात हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कहाँ कर रही है? बात सही है, बात सही है। देखो ऐसे दिमाग लगाओ कि असर्शन में बात की जा रही है फीडबैक मैकेनिज्म की, कि फीडबैक मैकेनिज्म से हार्मोन्स का जो सेक्रीशन है, कितना निकलना है, किस टाइम पे निकलना है, वो रेगुलेट होता है। लेकिन रीजन क्या बोल रहा है? रीजन तो हाइपर सेक्रीशन पे पहुंच गया कि अगर कम हुआ, ज्यादा हुआ हार्मोन तो बीमारी हो जाएगी। हाँ बात सही है, किसने बोला बात गलत है? लेकिन ये असर्शन को थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रही है। रीजन तो फीडबैक मैकेनिज्म की बात ही नहीं कर रहा, वो तो बोल रहा है कि बीमारी हो जाती है अगर कम निकलेगा या अगर ज्यादा निकलेगा हार्मोन। तो बात सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रोपिज्म इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन। फोटोट्रोपिज्म मतलब वही बेटा लाइट स्टिमुलस की तरफ बेंडिंग होना, ऑक्सिन ही करता है। अभी मैंने आपको बताया था कैसे करता है। रीजन क्या है? व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट। यही मैंने आपको समझाया है। तो अपना समझाना, इसका समझाना मैच हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। ठीक है, तो ऑक्सिन जो है बेटा डेफिनेटली फोटोट्रोपिज्म कॉज करता है। कैसे करता है वो भी बता दिया रीजन ने। नेक्स्ट, एनिमल्स कैन रिएक्ट स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज। एनिमल बेटा अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। रीजन क्या बोल रहा है? ऑल एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन्स। हाँ सही बात है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम भी है, हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है, तो हम तो हर तरह की जो है ना स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। तो ऑप्शन है, रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्शन है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब वो ऐसे मुरझा जाना, ऐसे लटक जाना, विल्टिंग ऑफ लीव्स। क्यों? देखो बेटा, एब्सिसिक एसिड को लोग ना नेगेटिव बोलते हैं कि ग्रोथ इनहिबिटर। अरे वो ग्रोथ इनहिबिटर तो है, लेकिन उसमें प्लांट की ही भलाई होती है। अब मान लो कि बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है ना, तो वो लीव्स को क्या करेगा? लीव्स को बोलेगा भैया तुम लोग सिकुड़ करके जो है ना नीचे झुक जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग खुली रहोगी तो तुम्हारा सरफेस एरिया हवा में क्या होगा, सन में क्या होगा, एक्सपोज रहेगा, और स्टोमेटा जो है खुल जाएंगे। स्टोमेटा खुल जाएंगे तो प्लांट बॉडी का बचा कुचा पानी भी निकल जाएगा। वैसे ही मिल नहीं रहा है, गर्मी पड़ रही है, ऊपर से जो आया है वो भी निकल जाएगा। तो इसीलिए ये लीव्स को बोलता है कि तुम लोग ना ऐसे ऐसे झुक जाओ, अपना सरफेस एरिया कम कर लो, ऐसे मुरझा जाओ, तो ताकि तुम्हारा सरफेस एरिया एक्सपोज ना रहे, ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो जाए। तो इसमें प्लांट की भलाई है ना बेटा, इसमें बताओ बुरी बात क्या है? तो एब्सिसिक एसिड के लिए बोला जा रहा है कि ये विल्टिंग ऑफ लीव्स कॉज करता है। बिल्कुल सही बात है। रीजन? क्योंकि वो ग्रोथ इनहिबिटर है। ऑप्शन है ना, कि वो ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ नहीं होने दे रहा। ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, साइटोकिनिन्स आर इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। हाँ, साइटोकिनिन्स बेटा करते क्या है? सेल डिवीजन करते हैं। तो जहां भी रैपिड सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट बॉडी में, वहां ये पाए जाएंगे। यंग फ्रूट्स में, सीड्स में सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर ये पाया जाता है। रीजन क्या बोल रहा है? साइटोकिनिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग सेल डिवीजन। यही तो मैंने भी आपको बताया कि भाई यंग प्लांट्स में जो स्टेम, वो जो फ्रूट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वहां पर सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो होगी तो वहां पर साइटोकाइनेंस होंगे। तो अब ऑप्शन ए रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट, यूनिट्स विच मेक अप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन। सही बात है, नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का बना होता है। रीजन, नर्व इंपल्सेस आर कैरिड बाय डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये भी बिल्कुल सही बात है कि नर्व इंपल्सेस, जैसा कि अपन ने देखा था कि डेंड्राइट्स लेकर के जाती हैं कहाँ? सेल बॉडी के पास। लेकिन ये बात हमारे असर्शन को कहाँ एक्सप्लेन कर रही है? एक में बोला जा रहा है कि न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम बनाते हैं, दूसरे में न्यूरॉन का बताया गया कि न्यूरॉन्स में इंपल्स ट्रैवल कैसे करेगी। तो दो अलग अलग बातें हो गई ना बेटा। बात सही है लेकिन, इसलिए ऑप्शन बी लगाएंगे। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एन अर्ली एज कॉजेज ड्वार्फिज्म इन द पेशेंट। कि अगर बचपने से ही सही से ग्रोथ हार्मोन नहीं निकला तो हड्डियां, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू की बेटा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो बच्चा जो है बौना रहेगा। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन। रीजन, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स द बॉडी ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स। सही बात है, ग्रोथ हार्मोन यही तो करता है ना बेटा, बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, हड्डियों को लंबा करवाएगा। अगर बचपन से नहीं निकला तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। तो असर्शन से ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स लैक द नर्वस सिस्टम बट दे डू कोऑर्डिनेट। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो नहीं होता बट फिर भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं। कैसे? हार्मोन्स से। रीजन भी यही बोल रहा है कि हार्मोन से करते हैं, तो हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है।
सारे 25 सवाल हो गए। आई होप ये 25 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी और आपने उसको फॉलो भी किया होगा और आगे भी करते रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।